ये कोई गठबंधन नहीं है, ये एक काल्पनिक गठबंधन है और इस काल्पनिक गठबंधन में दिलों का मिलन नहीं है। और ये जो गठबंधन इस वक्त हो रहा है ये नरेंद्र मोदी जी के सामने ना टिक पाएगा ना ये रह पाएगा, ये सिमट जाएगा। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम डिक्लेयर किया जाता है उससे सबसे ज़्यादा नाराज़ बीजेपी नहीं होती, सबसे ज़्यादा उससे नाराज़ अगर कोई होता है तो उससे होते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में नीतीश कुमार जी। फिर हर दिन खबर प्लांट की जाती है कि नीतीश कुमार जी नाराज़ हैं, फिर केसी त्यागी आके बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन के वैचारिक लीडर हैं और मेन लीडर हैं। तो फिर इनमें गठबंधन कहाँ है? अरे साथ में चाय बिस्कुट पीना गठबंधन नहीं होता है। हर उस पार्टी को जिसको ईवीएम से दिक्कत है, अगर उस पार्टी की कहीं भी इस देश में सरकार बनी है तो उसको पहले रिज़ाइन करना चाहिए। सैम पिट्रोडा ने बोला हमारा काम थोड़ी है प्रूव करना कि ईवीएम हैक हो सकता है। तो उनके जैसा टेक्नोक्रेटिक आदमी भी जो है वो इस वक्त इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ऐसी बात कर रहा है तो सब समझ सकते हैं कि कुछ नहीं है, किसी ना किसी के ऊपर तो उनको हायर का ठीकरा फोड़ना पड़ेगा ना। पोजिशन वर्ड करके मेरे हिसाब से यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए माइनॉरिटी पार्टी। तो जो देश की माइनॉरिटी पार्टी है, जो यह माइनॉरिटी गठबंधन है, वो माइनॉरिटी गठबंधन को भी पता है कि 2024 के अंदर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुमत देने वाली है। प्रदीप सर, 2024 लग चुका है, लोकसभा के चुनाव में जो है वो ज्यादा समय नहीं रह गया है। एक तरफ महागठबंधन का सीट बंटवारे को लेकर जो है वो समीकरण नहीं बैठ पाया है। क्या लग रहा है इस बार कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? देखिए, जब 2019 अभी 23 के असेंबली चुनाव के नतीजे आए थे, जब जन की बात ने चुनावों का सही आकलन किया तो 39 इलेक्शंस का आकलन कर चुके हैं। 19 के चुनाव के बाद में भी आप मेरे साथ आई थी। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये एक काल्पनिक गठबंधन है और इस काल्पनिक गठबंधन में दिलों का मिलन नहीं है। और ये जो गठबंधन इस वक्त हो रहा है ये नरेंद्र मोदी जी के सामने ना टिक पाएगा ना ये रह पाएगा, ये सिमट जाएगा। जब मायावती और अखिलेश साथ में आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीटें जो है वोट शेयर नहीं कम कर पाए, उसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी जी 300 से ज़्यादा से आ गए, तो वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम डिक्लेयर किया जाता है उससे सबसे ज़्यादा नाराज़ बीजेपी नहीं होती, सबसे ज़्यादा उससे नाराज़ अगर कोई होता है तो उससे होते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी फिर अपने विधायक को कहते हैं बेटा बोलो कि खड़गे फड़गे कौन है। फिर हर दिन खबर प्लांट की जाती है कि नीतीश कुमार जी नाराज़ हैं, फिर केसी त्यागी आके बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन के वैचारिक लीडर हैं और मेन लीडर हैं। तो फिर इनमें गठबंधन कहाँ है? अरे साथ में चाय बिस्कुट पीना गठबंधन नहीं होता है। इनके कार्यकर्ताओं में ना मिलन है, ना जनता का इनको साथ है। 24 के अंदर नरेंद्र मोदी जी आएंगे। तो इसी के साथ जो है देखिए, जैसे कि आपने कहा है कि 2023 के चुनाव से पहले भी आपकी जो टीम है वो हमेशा ग्राउंड पर रही है। ग्राउंड पर रही टीम ने आपने लोकसभा विधानसभा चुनाव जो है पश्चिम बंगाल के भी कवर किए थे, पर आज जहां विपक्ष की जगह बीजेपी जीतती है वहां ये कहा जाता है कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है और 24 में भी यही होने वाला है। देखिए, अगर ईवीएम में इनको दिक्कत है तो पहले कर्नाटका से सरकार को रिज़ाइन करना चाहिए, तेलंगाना की भी कांग्रेस की सरकार है उसको जाके रिज़ाइन करना चाहिए, हिमाचल की सरकार को रिज़ाइन करना चाहिए, या तमिलनाडु की सरकार को रिज़ाइन करना चाहिए। हर उस पार्टी को जिसको ईवीएम से दिक्कत है, अगर उस पार्टी की कहीं भी इस देश में सरकार बनी है तो उसको पहले रिज़ाइन करना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने ओपन न्योता दिया था और ओपन चैलेंज दिया था 4 घंटे का, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। इन लोगों की हालत इस बात पे ख़राब हो गई थी कि फैक्चुअली ये काउंटर नहीं कर सकते। जब सैम पिट्रोडा से एक अजीत अंजुम ने, एक इन्हीं के समर्थक पत्रकार हैं जो साथ में ही चाय बिस्कुट पीते हैं, तो अजीत अंजुम जी ने जब बोला कि आप प्रूफ क्यों नहीं कर पाए, तो सैम पिट्रोडा ने बोला हमारा काम थोड़ी है प्रूफ करना कि ईवीएम हैक हो सकता है। तो उनके जैसा टेक्नोक्रेटिक आदमी भी जो है वो इस वक्त इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ऐसी बात कर रहा है तो सब समझ सकते हैं कि कुछ नहीं है, किसी ना किसी के ऊपर तो उनको हार का ठीकरा फोड़ना पड़ेगा ना। राहुल गांधी जी तो 50 बार हार चुके हैं, उसके बाद 51वीं बार भी वापस से रीलॉन्च कर देंगे, फिर 52वीं बार हारेंगे, फिर 53 बार रीलॉन्च कर देंगे। तो वो सब लोगों के पास वो बंदिश है कि वो राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। तो राहुल गांधी को लेकर ये बात कर रहे हैं सर, पर राहुल गांधी ने पिछले साल ही भारत जोड़ो यात्रा की और अब इस साल जो है वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का लोकसभा पर दोनों का असर पड़ने वाला है। जनता अब अलग नजरिए से देखती है राहुल ना। कांग्रेस पार्टी की सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब भारत जोड़ो यात्रा जहाँ से गुजरी उसका क्या नतीजा निकला? मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी जो ऐतिहासिक बहुमत से आई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बचा पाई, छत्तीसगढ़ जहाँ कांग्रेस पार्टी कह रही थी हम जीतेंगे, जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी हारी। तो भारत जोड़ो यात्रा का अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी को हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो भारत न्याय यात्रा का भी जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा।
आज जो है वो नए साल का दिन है और जिस तरीके से कल तस्वीरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लाल चौक की आई हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या जो मंदिर है उसे भी काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये दोनों ही मुद्दे जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में सॉल्व किए गए। धारा 370 5 अगस्त तो वहीं 9 नवंबर को राम मंदिर का फैसला आया था। तो क्या लग रहा है कि इन दोनों मुद्दों का इस बार लोकसभा पे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि इन्हीं दो पर जो है वो लगातार विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। एक तरफ कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर, तो वहीं राहुल गांधी ने धारा 370 को लेकर भी जिक्र किया। देखिए, पहले तो हमको विपक्ष को विपक्ष बोलना बंद कर देना चाहिए, उनको माइनॉरिटी पार्टी बोलना चाहिए। ये समय जब जो पार्टी को कम सीटें मिलती हैं उसको विपक्ष कोट एंड कोट ऑपोजिशन नहीं कह सकते, उसको माइनॉरिटी पार्टी बुलाना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी को समर्थन मिला है वो रियल जनता की आकांक्षा और अपेक्षा के साथ में सत्ता के अंदर आई है। तो ये ऑपोजिशन वर्ड करके मेरे हिसाब से यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए माइनॉरिटी पार्टी। तो जो देश की माइनॉरिटी पार्टी है, जो ये माइनॉरिटी गठबंधन है, वो माइनॉरिटी गठबंधन को भी पता है कि 2024 के अंदर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुमत देने वाली है 3 कारणों की वजह से। एक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्राउंड पे जो सबसे नीचे आखिरी पायदान का जो व्यक्ति है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, द प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स हैव डिलीवर्ड देयर। भले वो उज्ज्वला हो गई, भले वो घर हो गया, भले वो नल से पानी हो गया, टैप वाटर हो गया, एवरीवेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्कीम्स जो है उसने डिलीवर किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ग्लोबली भारत के नाम मान सम्मान को बहुत ऊपर लेके गए। आज भारत एक विकसित मुल्क के रूप में विश्व के अंदर आगे बढ़ रहा है। वो रशिया के साथ में भी ऑयल डील कर सकता है और यूएस के साथ में भी डिफेंस डील कर सकता है। वो कतार से अपने जो भारतीय हैं, जो कहा जाता था जो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं, उनकी डेथ सेंटेंस को भी कम्यूट करा सकता है। ये नया भारत है। और तीसरा, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी सनातन संस्कृति की किसी लीडर ने इज्जत करी है, उसको देश के यूथ के सामने रखा है, दुनिया के सामने रखा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो किसी भी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं तो उनको गीता देते हैं। वो हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हमारे आइडल्स हैं, जो हमारे देवी देवताओं की मूर्ति हैं, उनको यूके से लेके बाकी सब मुल्कों से हिंदुस्तान वापस ला रहे हैं। और आज भव्य राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में तेज गति से बढ़ रहा है। अदरवाइज अगर कोई दूसरी सेक्युलर सरकार होती, सुप्रीम कोर्ट का पहली बात अगर ऑर्डर भी आ जाता, ऑर्डर के अंदर भी आना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि सरकार की जो गवर्नमेंट काउंसिल होती वो ढंग से आर्ग्यू नहीं करती, और उसके बाद मान लीजिए 1.001% भी आ जाता, उसके बाद जाके ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर बनाते नहीं। तो आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, राम राज्य आ रहा है, इसका भी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाना चाहिए। और ये तीनों ऐतिहासिक काम है जिसके लिए आने वाले 100 साल, 200 साल, 1000 साल के लिए देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखेगी। इसी के साथ देखिए, आप कह रहे हैं कि जो है आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना जो है वो पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार जो है वो देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। आज राहुल गांधी तो कई बार इस बात को भी कह चुके हैं कि युवाओं के भविष्य को जो है वो अंधेरे में कर रही है सरकार। आज देश के अंदर जितने स्टार्टअप्स बन रहे हैं वो चाइना से ज़्यादा स्टार्टअप्स बन रहे हैं। ये फैक्ट्स जो है ये भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये जो फैक्ट है ये ऑफिशियल डेटा है अक्रॉस द ग्लोब। आप उठा के देख लीजिए, पिछली बार हिंदुस्तान ने जितने स्टार्टअप्स रजिस्टर करे थे, जितने स्टार्टअप्स जो हैं $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन आए थे चाइना से ज़्यादा, वो हिंदुस्तान के हुए थे। ये जीडीपी को लेकर भी सवाल। नंबर 2 है, अगर आप जीडीपी के भी उसमें देखेंगे तो अगर आप वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, कोई भी ग्लोबल एजेंसी ले लीजिए, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि 2024 के अंदर भी भारत जो है वो सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहेगी। पिछले साल भी सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी। और जितने भी जो जीडीपी नंबर्स हैं उसको जो गवर्नमेंट है और जो कंट्री है वो क्रॉस कर चुकी है। इंडिया हैज़ सरपास्ड ऑल पॉसिबल जीडीपी एक्सपेक्टेशंस एंड ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशंस। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड एंड वी विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। एफडीआई जो हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है वो रिकॉर्ड लेवल पे आ रहा है। आज जो है एप्पल है, एप्पल चाइना के बाद अगर कोई दूसरी कंट्री में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एशिया के अंदर, वो हिंदुस्तान के अंदर कर रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हमारे हैं वो रिकॉर्ड स्तर पे हैं। आज जितने डिफेंस एक्सपोर्ट हमारे हैं वो 500% ज़्यादा है 2014 के पहले के लेवल से। आज हम लोग मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत में एक्सपोर्ट्स अगर आप उठा के देखेंगे वो 2013 के लेवल से ज़्यादा है। हमारे इम्पोर्ट्स
की स्ट्रैटेजिक एरियाज़ के अंदर कम होते जा रहे हैं। आज अगर हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जितनी तेज़ गति से आज हाईवे आज बन रहे हैं और 2012-13 को आप कंपेयर करेंगे उसमें 300% ज़्यादा गति से बढ़ रहे हैं। अगर मैं आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस मोबाइल की बात करूं, आज कहीं से भी आप इस देश के कोने में यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 50% देश के जितने भी ग्लोबली पेमेंट्स होते हैं वो हिंदुस्तान के डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये कोई भाजपा, कांग्रेस, कोई नेता, प्रदीप भंडारी, आप कोई चौथा व्यक्ति नहीं कर रहा है, इस देश के युवा कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। और ये अगर इस देश के युवाओं की बढ़ती हुई शक्ति को नहीं दर्शा रहा है और देश की बढ़ती हुई शक्ति को और रोजगार के पोटेंशियल को नहीं बता रहा। इनफैक्ट एक और डेटा दूंगा, ईपीएफओ के अंदर जितने लोग रजिस्टर पिछले महीने हुए थे वो उसके पिछले साल से मच ज़्यादा थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप ईपीएफओ के डेटा को भी देखेंगे तो इट इज़ मच मोर इस वक्त देश के अंदर इस साल विज़ावी नेक्स्ट लास्ट ईयर। सो अगेन ईपीएफओ का डेटा भी ये सजेस्ट कर रहा है कि वी आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। तो कोई अगर बेरोजगार है तो वो ऑपोजिशन पार्टी के, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। पार्टी ही तो कह रही है कि 2024 में ये बेरोजगारी और ये महंगाई है मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। देखिए, महंगाई की भी अगर आप बात करेंगी तो महंगाई के लेवल पे भी आप देखेंगे कि जो अगर ग्लोबली मैं कंपेयर करूंगा, इसमें एक और डेटा दूंगा, जितने ऑयल प्राइसेस का दाम यूएस, यूके, पाकिस्तान, चाइना कहीं पे भी बढ़ा है और हिंदुस्तान में बढ़ा है। हिंदुस्तान सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन से। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, अगर किसी के दाम बढ़ें तो उनको आज जितनी सरकारी सुविधा दी जा रही है वो आज़ादी के बाद में कभी नहीं दी गई थी। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, उसके साथ में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस वक्त घर मिल चुका है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में टैप वाटर पहुंच चुका है। सड़क जो है उसका रेट, आप जो सड़कें बन रही हैं उसका जो रेट ऑफ सड़क बन रही है इस वक्त देश के अंदर वो 500% ज़्यादा है विज़ावी 2013। तो ये सब के फ़ायदा तो गरीबों को ही हो रहा है। अगर आज एक गरीब जो है उसका अगर इलाज कराना चाहिए तो उसके पास आयुष्मान का कार्ड है। आज विश्वकर्मा योजना के तहत में जितने भी बुनकर और ये काम करने वाले इनको तक सरकार जो सुविधा दे रही है और हर जो सुविधा है वो बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पहुंच रही है, बिचौलिए नहीं है। और इसी कारण जो है देश इतनी मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है और ये हर ग्लोबल पैरामीटर, हर ग्लोबल एजेंसी इस बात को एक्नॉलेज कर रही है।